Hey guys, once again welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या होती है मनी। हमने पूरा मनी का चैप्टर डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज हम वीडियो नंबर 30 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है बैंकिंग। आज हमारा ये सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है बैंकिंग। तो देखते हैं बैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले वर्ड जो बैंकिंग है इसका मतलब क्या है। तो देखो बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री दैट हैंडल्स कैश क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी क्या है कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या इंडस्ट्री है जो किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। क्लियर रखो, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, चाहे वो नगद में हो, चाहे उधार में हो या और किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, उन सभी को हैंडल कौन करता है? हमारा बैंक हैंडल करता है। इसीलिए ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि और क्या है। बैंक्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू स्टोर एक्स्ट्रा कैश एंड क्रेडिट। यानी बैंक क्या है? बैंक आपको एक बहुत सेफेस्ट प्लेस प्रोवाइड करता है अपनी मनी को स्टोर करके रखने के लिए। मैंने बताया था ना कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो कहाँ रख सकते थे? तो यही बताया था ना कि बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। अपने घर की छतों की दीवारों में चुनवा कर नहीं रख सकते। हम रख सकते हैं तो बैंकों में स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कैश या क्रेडिट। क्लियर है? आगे देखते हैं कि बैंक्स के टाइप कितने होते हैं। तो दो टाइप के बैंक्स पढ़ने हैं आपको, कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। तो पहला है कमर्शियल बैंक। तो देखो कमर्शियल बैंक क्या होता है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पब्लिक। यानी कमर्शियल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका मेरा और आपके साथ कैसा संबंध होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। यानी हमारी जो जनता है उसके साथ कमर्शियल बैंक का डायरेक्ट रिलेशन होगा। उसके बीच में कोई तीसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं होगी। ठीक है, यानी मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे तो क्या होता था कि कोई तीसरा मीडियम नहीं था वहां पर। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना होता था वो किसी और टीचर के पास नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे। क्लियर है ना? तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अभी जिस तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है उसमें क्या है? ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे और आपके बीच में एक मीडियम काम कर रही है। वो क्या है? फोन। अब आप फेस टू फेस क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ सकते। अब आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखोगे और हम उसका वहां पर रिप्लाई देंगे और फिर आप उसको देखोगे। तो यहाँ जो हमारी बात को कन्वे करने का मीडियम है वो चेंज हो गया है। पहले हम दोनों एक दूसरे की बात आपस में खुद से कर लेते थे, बीच में कोई कन्वे करने वाला मीडियम नहीं था। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक कहता है कि इसका जनता के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर जनता को कमर्शियल बैंक के पास पैसे जमा कराने हैं तो वो डायरेक्टली जनता से जमा कर लेगा। ठीक है, और जनता को लोन दे देगा। लेकिन इसके बीच में कोई तीसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगी। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इट एक्सेप्ट्स पब्लिक डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन टू देम। यानी ये पब्लिक की डिपॉजिट को रखता है और उनको लोन दे देता है। अब देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन है, पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि पब्लिक की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखो कैसे एक्सेप्ट करता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज दैट इट्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक विच आर फॉलो एज, यानी डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स। यानी ये हमारी जो पब्लिक की डिपॉजिट्स हैं उनको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और वो किस तरीके की डिपॉजिट्स होती है? तो दो तरीके की डिपॉजिट्स हो सकती है, या तो डिमांड डिपॉजिट्स या तो टाइम डिपॉजिट्स, या जिसे हम फिक्स डिपॉजिट्स भी कहते हैं। अब देखो कॉमन डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स क्या है।
तो डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती है जिसको एक अकाउंट होल्डर, कम ऑन, जिसको एक अकाउंट होल्डर डिपॉजिट कराता है और वो किसी भी टाइम, एनी टाइम, जब भी उसको नीड होगी, ठीक है, जब भी उसको आवश्यकता होगी तो वो उसमें से पैसे निकाल लेगा, उस अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि अगर एक अकाउंट होल्डर ने फिक्स अकाउंट में अपनी डिपॉजिट करा दी है, ठीक है, यानी एफडी करा दी है, तो जितने साल की वो एफडी है उसके बाद ही वो उस चीज को निकाल सकता है, यानी उसका विड्रॉ उतने साल बाद ही कर सकता है, इसी को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट्स भी दो तरीके के होते हैं, चेक और नॉन चेक। चेक डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें हम डिपॉजिट्स को चेक के थ्रू डिपॉजिट कराते हैं, लेकिन नॉन चेक वो होते हैं जिसमें हम चेक के थ्रू नहीं कराते। क्लियर है? अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या है। दीज आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच द अकाउंट होल्डर्स आर फ्री टू विड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड डिपॉजिट्स गिवन टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। यानी कमर्शियल बैंक को जो उसने पैसे दिए हैं उस पैसे में से वो जितने चाहे, जितने उसके हैं उतने में से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कभी भी उन पैसों को निकाल सकता है, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट क्या है। इट इज अ डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट है वो एक पीरियड या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही विड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फंक्शन। अब हम दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट करो। तो देखो अभी तक हमने एक फंक्शन पढ़ लिया जिसमें क्या था कि हमारी कमर्शियल बैंक लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, यानी अपने पास लोगों की डिपॉजिट्स को रखती है। अब सेकंड फंक्शन है गिव लोन टू देम, यानी उनको लोन भी देती है। अब देखो ये क्या है, लोन किस लिए देती है, तो बैंक मोस्टली प्रोवाइड्स लोन फॉर प्रोडक्शन पर्पस, यानी जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज्यादातर लोन किस लिए देती है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन देती है। कंजप्शन पर्पस के लिए लोन बहुत कम दिए जाते हैं, एक्सेप्शनल केस आर ऑलवेज देयर। तो आपको कंजप्शन पर्पस के लिए सिर्फ हाउस लोन मिलता है या और मोटर बाइक्स लोन वगैरह मिलता है। बेसिकली जो आपकी कमर्शियल बैंक है वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन देती है, कंजप्शन पर्पस के लिए लोन बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन समझ में आ गए। पहला फंक्शन ये था कि लोगों की डिपॉजिट्स को रखती है और दूसरा फंक्शन ये है कि लोगों को लोन देती है। क्लियर है? अब आपको डिपॉजिट्स में भी बताए थे दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब देखो एक बार अकाउंट और समझ लो। हमारे पास अकाउंट भी होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। कम ऑन, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपने पास जो भी आपके पास मनी आती है, ठीक है, जो भी आपके पास पैसा आता है उसमें से जो बच जाता है वो जाके आप कमर्शियल बैंक के पास रख देते हो। ठीक है, वो साल में कभी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या फिर महीने में तीन चार बार, जितनी बार भी आप जमा कराते हो वो होता है। ठीक है, इससे आप डे टू डे लाइफ के ट्रांजेक्शन नहीं करते। ये होता है सेविंग अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट क्या होता है, ये होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन वाला अकाउंट, यानी पर डे ट्रांजैक्शन होगी इसमें। तो ये बेसिकली हमारे बिजनेसमैन या फिर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर यूनिट्स हैं उनके पास होता है ये अकाउंट। इस अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, याद रखना। और इस पे लगभग 4% का इंटरेस्ट रेट होता है। हर कमर्शियल बैंक का अपना अलग अलग रेट होता है। ठीक है, समझ रहे हो। और आपके इस पे कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है करंट अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट पे हमारी कमर्शियल बैंक किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पेड नहीं करती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट पेड करती है। याद रखना, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं उन पर हमारी कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देती है, लेकिन करंट अकाउंट पर
कभी भी इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। करंट अकाउंट वो होता है जो डे टू डे लाइफ के ट्रांजैक्शन वाला अकाउंट होता है, यानी पूरे दिन में हर हमेशा जिसमें ट्रांजैक्शन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बगल में कोई साइबर कैफे है, तो उस बंदे के पास जो अकाउंट होगा ना, वो एक करंट अकाउंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार ट्रांजैक्शन करने होते हैं, इधर से उधर किसी में मनी भेजनी होती है, किसी के घर भेज देनी, मतलब किसी और के अकाउंट में भेजनी होती है, ट्रांसफर करनी होती है, तो उस बंदे के पास करंट अकाउंट पाया जाता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट बेसिकली प्रोड्यूसर यूनिट्स या फिर बिजनेसमैन के पास पाए जाते हैं। तो ये दो तरीके के आपके अकाउंट भी समझ में आ गए, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ये डे टू डे के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये डे टू डे वाले ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट नहीं होते। अब देखो, मैंने ये करंट अकाउंट इसलिए समझाया क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये फंक्शन है हमारा कमर्शियल बैंक का कि कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? ये आपको सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती, याद रखना, ये आपको कभी भी सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती। अब एक चीज याद करो, कल मैंने आपको एक कहा था मनी के टाइप्स में एक फ्यूडिशरी मनी समझाया था, जिसका एग्जांपल क्या था? चेक था ना। तो मैंने आपको समझाया था कि अब मैंने किसी को 10,000 रुपीज का चेक दिया भाई, ठीक है, और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज नहीं पड़े थे, ठीक है, मेरे अकाउंट में 9,900 रुपीज पड़े थे, 10,000 रुपीज नहीं पड़े थे। तो अब क्या होगा? चेक बाउंस होगा, क्लियर है, क्योंकि मेरे पास उतने पड़े ही नहीं है, तो कहां से देगी बैंक? सही बात है, नहीं देगी। लेकिन यहां ध्यान दो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? यहां जो 100 रुपए कम है ना, वो बैंक उस बंदे को दे देगी और मेरा चेक क्लियर कर देगी। तो ये कौन से अकाउंट में हो सकता है सर? ये सिर्फ करंट अकाउंट में होता है, ठीक है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ठीक है, कि ये सिर्फ करंट अकाउंट में पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास 9,900 रुपीज ही बचे थे और मैंने 10,000 रुपीज का किसी को चेक काट के दे दिया, तो अब जब वो बैंक से विड्रॉ कराने जाएगा तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी मुझे, उसको 10,000 रुपीज दे दिए जाएंगे उस पर्सन को, 100 रुपीज ओवरड्राफ्ट होगा। क्या होगा? 100 रुपीज ओवरड्राफ्ट। तो इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। अगला है एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन क्या होता है कि कमर्शियल बैंक एज ए एजेंसी हमारे लिए काम करती है। अब सर कैसे करती है? तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कमर्शियल बैंक को बता दिया कि भाई हर महीने हमारे में से इतनी ईएमआई कट जानी चाहिए, ठीक है, इतने पैसे हर महीने चले जाने चाहिए उस शॉपकीपर्स के पास या फिर उस सामान के बदले में चले जाने चाहिए इतने हर महीने। तो क्या करता है कमर्शियल बैंक? हर महीने आपसे बिना पूछे एक डेट आपने फिक्स कर दी होगी उसको, वो उतने पैसे डिडक्ट कर लेता है। जैसे देखो ईएमआई, बाइक हमने ली ईएमआई पे, तो हमारा ईएमआई बनता है ना कि हर महीने इस तारीख को यहां से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे अपने आप, जैसे ही हमारी सैलरी आएगी उसमें से वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो वो क्या है? वो है एजेंसी फैसिलिटी, ठीक है, कि हमारा एजेंसी फंक्शन, ये हमारे कमर्शियल बैंक का एक और फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एजेंसी फंक्शन। तो बेसिकली ये हमारे पास थे। और भी होता है एक जनरल फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका कि जैसे मान लो आपके पास सोने चांदी वगैरह है, तो आप लोगों को वो ये प्रोवाइड कर देता है कि आप उसके लिए लॉकर लो और अपने लॉकर में आराम से अपने पैसों को या फिर अपने जो भी आपके आभूषण है या सोने चांदी या गोल्ड सिल्वर जो भी है उसको आप जाके वहां पर लॉकर रूम में बंद करके रख सकते हो या अपने लॉकर में बंद करके रख सकते हो। ये थी जनरल फैसिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 तरीके के फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। होप कि अब आपको समझ में आ गया हो कि क्या होता है हमारा कमर्शियल बैंक और क्या होता है हमारा और क्या होते हैं इसके फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होता है सेंट्रल बैंक और क्या होते हैं उसके फंक्शन। तो देख लो, आप इसको नोट कर लो, और अगर अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके, कमॉन, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे द्वारा चलाए जा रहे दीप एजुकेशन सेंटर को जाकर जरूर फॉलो करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।